नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 16 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है कि लोक अवसर में समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सेवाओं में समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 16 के कई सारे खंड दिए हुए हैं। तो बात करते हैं हम पहले खंड की। तो देखिए, आर्टिकल 16 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार सभी राज्यों के द्वारा सभी नागरिकों को यानी कि जितने भी भारत में राज्य हैं वो सभी राज्य उनके द्वारा भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी। यानी जितने भी राज्य हैं भारत में वहाँ पर रहने वाली समस्त नागरिकों को रोजगार में समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 16 के फर्स्ट पार्ट के तहत। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम आर्टिकल 16 के सेकंड पार्ट की। इस पार्ट में ये लिखा गया है कि राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म के स्थान और निवास स्थान और उद्भव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि 6 आधारों पर राज्य कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता किसी भी नागरिक के लिए। एक होगी जाति, एक धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा राज्य किसी भी नागरिक के लिए। तो ये हो गए 16 के 2 पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 16 के पार्ट 3 की। देखिए, इस पार्ट में लिखा हुआ है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। देखिए दोस्तों, इसका कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत देश में 2 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। मान लीजिए अगर बिहार में कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर ये मान लीजिए 50% वैकेंसी वहाँ बिहार के लोगों के लिए ही आरक्षित की जाएगी। लगभग 90% करते हैं कि 90% अपने स्टेट के लिए और बाकी 10% अदर स्टेट के लिए। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की फैसिलिटी होती हैं। मान लीजिए दिल्ली का व्यक्ति बिहार में जाके आसानी से नौकरी ले सकता है क्योंकि यहाँ के लोग लगभग उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जिससे वो पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं एक बिहार के बच्चे की अपेक्षा। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। यानी कि अभी जो 16 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि राज्य समान रखेगा सभी को, सभी नागरिकों के लिए, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 16 का ही थर्ड पार्ट अपने आप में अपवाद है आर्टिकल 16 का ही। यानी निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है नागरिकों के मध्य। तो देखिए आगे। देखिए दोस्तों, इसके फोर्थ पार्ट में आर्टिकल 16 के फोर्थ पार्ट में ये लिखा हुआ है कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी इंस्टीट्यूट में आरक्षण की बात आएगी तो वो आर्टिकल 15(4) के तहत दिया जाएगा, और जब भी नौकरी में आरक्षण की बात आएगी तो आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाएगा। और यह ऐसा इसलिए किया गया है कि यदि इन वर्गों का राज्यों की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब राज्य इनके लिए आरक्षण प्रदान कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है पिछड़ा आयोग के लिए, और ये आयोग बताएगा कि कौन कौन सी जाति पिछड़ी हैं और उनके सुधार के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अभिप्राय क्या है। तो जो संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 1979 में गठित बीपी मंडल आयोग के द्वारा पहली बार कहा था कि भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 16(4) क की। जो 16(4) क है इसमें यह लिखा गया है कि जो SC/ST हैं उनके लिए आरंभिक व प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जब उनकी नियुक्ति होगी उन्हें तब भी आरक्षण दिया जाएगा और प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। और जो 16(4) क है इसमें कैरी फॉरवर्ड नियम को पालन किया गया है। कैरी फॉरवर्ड यानी कि अगर किसी वर्ष कुछ वैकेंसी निकलती हैं
और वो खाली चली जाती हैं। उनमें से मान लीजिए 50% जनरल के बाद जो आरक्षण की सीट हैं वो खाली चली जाएंगी, तो उन्हें अगली वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा और उन्हें उसी आरक्षण के तौर पर ही भरा जाएगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 16(4)(ख) में। देखिए दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि जो आर्टिकल 340 है, 340, यहाँ पर पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान दिया गया है जो राष्ट्रपति करेगा। जो पहला आयोग गठित किया गया था वो 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। हालांकि इनकी सिफारिशों को कोई मान्यता नहीं दी गई थी या माना नहीं गया था। उसके बाद जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना वो 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम था। और इन्होंने बताया था कि पूरे देश में लगभग 3743 जाति ऐसी हैं जो पिछड़ी जाती हैं और इनकी जो जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल लगभग 52% है, ये बताया था बीपी मंडल ने। और इन्होंने कहा था कि ओबीसी को आरक्षण 27% का आरक्षण दिया जाए, जो आज भी फिलहाल भी लागू है। तो इन्हीं की अनुशंसा पर ये लागू किया गया था। तो सबसे प्रथम ये जो लागू किया गया था बीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन जब इनकी सरकार गिर गई तो लेकिन जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने इसे लागू किया। इसके साथ साथ ये भी लागू किया कि 10% आरक्षण सभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जब मान्यता उनके लिए थी जो जनरल लोग थे, यानी जो ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं और जनरल वर्ग में आते हैं, उनके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ और इसका नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। ये 1992 का है और 1992 के केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि आप जो 27% आरक्षण दे रहे हैं इसे उन्होंने वैध माना, और जबकि जो 10% आरक्षण दिया था उन्होंने इसे गैर संवैधानिक माना। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक है, ना कि आर्थिक, तो आप आर्थिक रूप से किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, यानी आरक्षण जो होगा यानी कुल जो वैकेंसी निकालोगे उनके 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और जो कैरी फॉरवर्ड नियम है इनमें इन्होंने कहा कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड मतलब जो वैकेंसी खाली जाएंगी और उन्हें अगली वैकेंसी में जोड़ोगे तो उसमें भी आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक ना हो जाए। यानी मान लीजिए पिछली वैकेंसी 20 है और 100 वैकेंसी इस साल आती हैं, तो 120 वैकेंसी होने के बाद यानी आरक्षण केवल 60 सीटों पर होगा। जो पहले होता था, मान लीजिए जो 20 सीट खाली रह जाती थी उन 20 सीटों को आरक्षण से ही भरा जाता था। तो यहाँ पर यह नियम दिया गया था। और देखिए आगे, देखिए दोस्तों, इसी प्रसिद्ध केस में जो क्रीमी लेयर है उसका भी प्रावधान किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जिन लोगों की जो पिछड़े वर्ग में है और उनकी वार्षिक आय 6 लाख से ज़्यादा है, वर्तमान में इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। पहले ये 6 लाख थी, 6 लाख पर ईयर, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 लाख पर ईयर कर दिया गया है। यानी जिन लोगों की आय 6 लाख से ज़्यादा है और जिनके माता पिता अखिल भारतीय सेवाओं में, दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल 312 में दिया गया है और उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पर यह भी इसी केस में प्रावधान दिया यानी निर्णय दिया कि SC/ST को केवल नियुक्ति के समय आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जब उनकी प्रोन्नति होगी उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये इंदिरा साहनी के केस में यह फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये कहा था कि SC और ST को प्रोन्नति में जो आरक्षण दिया जा रहा है इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण सेवाओं में प्रवेश के दौरान होगा, प्रोन्नति में यानी कि प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस केस के बाद ये जो निर्णय आया इंदिरा साहनी केस में, इसे बदलने के लिए सरकार ने प्रावधान किया यानी कि कुछ संविधान में संशोधन किया और ये था 77वां संविधान संशोधन 1995। और इसमें ये कहा कि जो आर्टिकल 16(4) के तहत SC व ST की प्रोन्नति में जो आरक्षण जो मिलता है वह जारी रहेगा और इस संशोधन से मंडलवाद के निर्णय को परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों, जो दूसरा संविधान संशोधन किया गया वो सन 2000 में किया गया, जब अटल बिहारी
वाजपेयी जी की सरकार थी, 81वां संविधान संशोधन। और इसमें ये कहा गया कि जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि अगर बैकलॉग की सीट भरोगे तो उसमें भी 50% आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। तो इसमें ये कर दिया गया कि बैकलॉग की सीट भरते समय 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है, यानी कि जो भी केस का फैसला आया था उसे संविधान संशोधन के तहत सरकार ने निरस्त कर दिया। देखिए दोस्तों, 77वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को बहाल कर दिया गया, परंतु वर्तमान में प्रोन्नति में आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा रखी है। ये भी आपको याद रखना है कि अब जो प्रमोशन होता है उसमें कोई आरक्षण नहीं दिया जाता। और दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण पर जो रोक लगाई है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है कि जो प्रोन्नति में आरक्षण देते हैं उससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित होगी या प्रभावित नहीं होगी, यानी उन्हें ऐसा लगा कि जो सेवा है वो प्रभावित होगी। ऐसा हो सकता है कि जो अकुशल लोग हैं वो भी प्रमोशन पाके उच्च पदों पर पहुंच जाएं। और एक बात ये कही कि अनुसूचित जाति जो SC ST के लोग हैं अभी भी उनका सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी ऐसा ना हो कि आप सभी पिछड़े वर्गों के लोगों को ही आरक्षण दे दें। तो कुछ ये प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा आर्टिकल 16। इसके जितने महत्वपूर्ण प्रावधान हैं मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।